नमस्कार। सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और पीएम ई विद्या पर प्रसारित होने वाले पाठ्यक्रमों से आप सभी लाभान्वित हो रहे होंगे। तो आज मैं पुनः आप सभी के समक्ष 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित आधुनिक काल की परिस्थितियां लेकर उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि सभी बच्चे जानते हैं कि हिंदी साहित्य इतिहास को 4 भागों में बांटा गया। पहला आदिकाल, दूसरा भक्ति काल, तीसरा रीति काल और चौथा है आधुनिक काल। तो इन 4 कालों में हिंदी साहित्य के इतिहास को बांटा गया और आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास की आधुनिक काल की परिस्थितियां सविस्तार पढ़ेंगे। इस काल की राजनीतिक परिस्थिति कैसे थी, सामाजिक कैसे थी, आर्थिक कैसे और धार्मिक कैसे, समस्त परिस्थितियों को हम क्रमवार अध्ययन करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप सभी बड़े ध्यानपूर्वक इन सभी परिस्थितियों को सुनेंगे, देखेंगे और समझेंगे। तो चलो आओ हम शुरू करते हैं आधुनिक काल की आधुनिक काल की परिस्थितियां। तो प्यारे बच्चों, आधुनिक युग की कविता समय और जीवन के साथ चलती हुई आ रही है। इस धारा को पहचानने के लिए ही इसके विभिन्न नाम रखे गए। ऊपर लिखित नाम अपने युग की कविता के लिए रूढ़ भी हैं और उसकी प्रवृत्ति विशेष का परिचय भी देती हैं। इस समुच्चय काल की परिस्थितियां इस प्रकार हैं। तो हम आगे आधुनिक काल की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियों को सविस्तार पढ़ते हैं और उनकी खूबियों को देखते हैं। राजनीतिक परिस्थितियां। भारत में व्यापार के लिए आई ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहां का शासन अपने हाथों में ले लिया और भारतवासियों का अनेक प्रकार से शोषण करने लगी। हम सभी जानते हैं बच्चों कि अंग्रेज भारत में व्यापार करने के लिए आए, लेकिन उन्होंने व्यापार करना छोड़ भारत पर उल्टा अपना अधिकार ही जमा लिया। उन्होंने धीरे धीरे देशी रियासतों को अपने अधीन करके अंग्रेजी राज्य को पक्का कर लिया। परिणामतः भारतीय राजाओं, क्रांतिकारियों ने 1857 ईस्वी में स्वतंत्रता का पहला संग्राम लड़ा। यह योजनाबद्ध तरीके से न होने के कारण तथा देशी राजाओं की गद्दारी के कारण सफल नहीं हो सका। आए तो थे भारत में व्यापार करने, लेकिन जब भारत पर पूरी तरह कब्जा कर लिया तो भारतवासियों ने सोचा कि ये तो व्यापार करने के लिए आए और हम पर हुकूमत करने लगे। तो धीरे धीरे जागरूक हुए और जागरूक होने के कारण संगठित हुए और देश प्रेम की भावना कवियों ने जगाया, जिसके परिणाम स्वरूप 1857 को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया।
आगे हम देखते हैं बच्चों, इससे भारतीय शासन सीधा इंग्लैंड की महारानी के हाथों में चला गया। अब राजपाट कहां से देखा जाने लगा? इंग्लैंड से। इसी बीच 1885 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन। 1914 ईस्वी में प्रथम महायुद्ध और 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग अमृतसर का हत्याकांड हुआ। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना, 1905 में बंगाल विभाजन, 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध और 1919 का जलियांवाला बाग का हत्याकांड, निर्मम हत्याकांड मैं कहूंगा, अंग्रेजों द्वारा करवाया गया, जिसको देखकर दिल दहल जाता है। इन स्थितियों के कारण भारतीयों में अंग्रेजों के प्रति विद्रोह की भावना बढ़ती चली गई। कांग्रेस ने गांधी के नेतृत्व में 1929 ईस्वी में असहयोग आंदोलन चलाया। महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्यारे बच्चों 1929 ईस्वी में असहयोग आंदोलन चलाया। अंग्रेज सरकार थोड़े बहुत सुधार के कार्य करके अपनी कूटनीति करती रही, मतलब भारतीयों के लिए थोड़ा बहुत सुधार किया, भारतीयों को थोड़ा बहुत कार्य दिया, नौकरियां दी और अपनी कूटनीति षड्यंत्रकारी चलते रहे, जिससे भारत के राजनेता और लोग बोले ना और हमारा राज चलता रहे। तो इस प्रकार थे हमारे अंग्रेज। उन्होंने हिंदू और मुसलमान में भाषा का झगड़ा डालकर स्थायी तौर पर फूट डाल दी। कांग्रेस के गरम दल, क्रांतिकारी और नरम दल गांधीवाद अपने अपने ढंग से अंग्रेजों का विरोध करते रहे। जनता अधिकारों के प्रति जागरूक होने लगी, संघर्ष तेज हुआ और अंत में 15 अगस्त 1947 ईस्वी को इंग्लैंड की सरकार ने पाकिस्तान के रूप में देश का विभाजन कर स्वतंत्रता दे दी। तो इस प्रकार हम बहुत सारे संघर्ष, बहुत सारियां कुर्बानियां देने के बाद भारत आजाद हुआ। लेकिन आजाद तो हुआ भारत, उसके बाद भी संघर्ष करना पड़ा। उपर्युक्त राजनीतिक परिस्थितियों, संघर्षों का सीधा प्रभाव हिंदी साहित्य पर देखा जा सकता है। हम देखें, मैथिली शरण गुप्त जैसे राष्ट्र कवि कहलाए, उन्होंने राष्ट्र के व्यक्तियों को, मजदूरों को, सभी वर्गों को उत्साहित किया, प्रोत्साहित किया, जोश भरा, देश प्रेम की भावना जागृत की, और जिसका उदाहरण उनकी रचनाओं में हमें स्पष्ट दिखाई देता है। इसी प्रकार हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के अन्य कवियों ने भी ऐसा कार्य किया। स्वतंत्र होने के बाद चीन से युद्ध 1962 और पाकिस्तान से युद्ध 1965 और 1971 आदि घटनाएं घटी। इन सभी घटनाओं और परिस्थितियों के कारण प्रभाव और परिणाम भारतीय जनता के दुख दर्द की टीस, अत्याचार, शोषण के विरुद्ध लड़ने का संकल्प साहित्य की विभिन्न विधाओं में व्यक्त हुए हैं। विभिन्न विधाओं मतलब प्यारे बच्चों, एकांकी, नाटक, उपन्यास, सभी में, संस्मरण, सभी में जो भारतीय जनता पर अत्याचार किए गए, अंग्रेजों द्वारा जो शोषण किया गया, उन सभी को साहित्यकारों ने अपने कलम से कलमबद्ध करके जन जन तक पहुंचाया है। ऐसा कार्य किया हमारे
साहित्य कवि। प्यारे बच्चों, हम सभी जानते हैं कि राजा पर ही समाज निर्भर करता है। राजा जैसे होगा, समाज वैसे कार्य करता है, क्योंकि राजा ही समाज के सृजन में अहम भूमिका निभाता है। आओ हम पढ़ते हैं आधुनिक काल की सामाजिक परिस्थितियां। अंग्रेजी राज के स्थापित हो जाने से भारतीय सामाजिक ढांचे में भी भारी फेरबदल हुआ। भारतीय समाज में फैले हुए जातिवाद, धार्मिक पाखंड, अंधविश्वास एवं बाहरी आचार व्यवहार ने धर्म का वास्तविक रूप ढक लिया था। अंग्रेजी शासन द्वारा सोचने के वैज्ञानिक ढंग को बढ़ावा मिला और सामाजिक सुधारों के लिए अवसर बने। समाज सुधारों की प्रक्रिया शुरू हुई। इसमें ब्रह्म समाज 1825 राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित किया गया। प्रार्थना समाज 1860 केशव चंद्र सेन द्वारा स्थापित, और आर्य समाज 1875 दयानंद सरस्वती आदि संगठनों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे भारत में फैले हुए अनेकों प्रकार के कुरीतियों और पाखंडों को जड़ से उखाड़ फेंका गया। सती प्रथा राजा राम मोहन राय द्वारा, नारी शिक्षा और बलि प्रथा, इन सभी का जड़ से उखाड़ फेंकने में हमारे समाज सुधारकों ने अपनी अहम भूमिका निभाई। शिक्षा के प्रसार ने सुधार गति को तेज किया, फलतः मानवतावादी भावना का उदय हुआ। समाज में उपेक्षित वर्ग को सम्मान मिला, नारी उत्थान की चर्चा हुई। विशेष रूप से निम्न वर्ग के लोगों की सामाजिक अवस्था में परिवर्तन होना शुरू हुआ। गांधी ने ग्रामोद्धार तथा अछूतोद्धार पर बहुत बल दिया। इस युग के अन्य मानवतावादी चिंतक रविंद्रनाथ टैगोर हुए हैं। अन्य मानवतावादी चिंतक रविंद्रनाथ टैगोर हुए हैं। उन पर भी स्वामी विवेकानंद के दर्शन का गहरा प्रभाव पड़ा। प्यारे बच्चों, इस प्रकार हम देखते हैं कि आधुनिक काल में समाज सुधार के अनेक बहुमूल्य कार्य हुए, जिससे समाज में व्याप्त अंधविश्वास, पाखंड, जातिवाद का विरोध किया गया और हमारे भारतीय संविधान के द्वारा सभी को समता, समानता, स्वतंत्रता आदि मूल अधिकार प्रदान हुए और लोगों का जीवन स्तर अच्छा होने लगा। तो ऐसा था आधुनिक काल की परिस्थितियों को हमने अभी तक पढ़ा। अब हम देखते हैं राजनीतिक परिस्थितियां कैसी थी। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 ईस्वी के असफल हो जाने से भारतीय शासन सीधा इंग्लैंड की महारानी के हाथों में चला गया। देशी रियासतें समाप्त हो गईं। अंग्रेजों ने धीरे धीरे यहाँ के देशी उद्योग धंधों
और अपने हाथ से काम करने वाले कारीगरों को नष्ट कर दिया। जब अंग्रेजों ने उद्योग धंधों को और हाथ से कारीगर को नष्ट कर दिया तो क्या न होना था? बेकारी। तो भारत के कारीगर बेकार हुए। देखते हैं किन्होंने अंग्रेजों ने भारत को केवल कच्चे माल की मंडी मात्र बना दिया। शोषण करना था, शोषण करने के लिए आए थे, व्यापार करने के लिए आए थे, तो करना व्यापार था। उन्होंने भारत को क्या कर दिया? केवल कच्चे माल की मंडी मात्र बनाया। अंग्रेजों ने यहां से कच्चा माल सस्ते में उठाकर कहां? इंग्लैंड, और वहां से इंग्लैंड की मशीनों द्वारा तैयार करवाकर भारत में बेचने लगे। और उसका असर यह हुआ कि भारत के कारीगर धीरे धीरे बेकार होने लगे। मशीनों द्वारा बना हुआ सामान हाथ से बनाए गए सामान की तुलना में अधिक साफ और सस्ता होता था। हम सभी भी जानते हैं बच्चों कि देखो, एक व्यक्ति हाथ का कारीगर कोई चीज हाथ से अगर बनाता है तो उसे समय और वो कीमती भी होता है। समय भी अधिक लगेगा और उसकी लेबर भी अधिक लगेगी, जिससे वो सामान क्या होगा? महंगा होगा। और जो इंग्लैंड में मशीनों के द्वारा तैयार किया जाता था वो फटाफट तैयार हो जाता था, सस्ता पड़ता था और सुंदर भी लगता था। तो लोग भारत का सामान खरीदने की बजाय, घरेलू सामान खरीदने की बजाय इंग्लैंड, अंग्रेजों द्वारा लाया गया तैयार माल खरीदते। सामान की तुलना में अधिक साफ और सस्ता होता था, इसी कारण उस माल की बिक्री बढ़ी और यहां के हथकरघा धंधे समाप्त हो गए। विदेशी वस्तुओं का प्रचार प्रसार धीरे धीरे बढ़ने लगा। परिणामतः भारतीय आर्थिक ढांचा चरमरा गया, व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई, बेरोजगारी और बेकारी बढ़ने लगी, भारतीय धन विदेश जाने लगा। आधुनिक युग के साहित्यकारों ने इस स्थिति को पहचाना और इसकी अभिव्यक्ति अपने साहित्य के माध्यम से करके लोगों को जागरूक किया। इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र अग्रणी हैं और इस संदर्भ में भारतेंदु जी कहते हैं, क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? देखो पंक्तियां ये, पै धन विदेश से चली जाती यह अति ख्वारी, अर्थात घरेलू धन विदेश जा रहा है, ये बड़ी दुख की बात है। इस प्रकार अकाल, टैक्स और दरिद्रता उस युग की आर्थिक समस्या बनी। कांग्रेस ने अन्य मांगों के साथ आर्थिक स्वतंत्रता की मांग रखी थी। इस काल में पारंपरिक आर्थिक ढांचे के उखड़ जाने से तथा 2 महायुद्धों के विनाश को झेलने के कारण महंगाई, अकाल टैक्स में वृद्धि आदि से जनता का जीवन स्तर गिरता चला गया। खेती पर बढ़ते टैक्स आदि के बोझ और बेरोजगारी के मार से मजदूर पिस रहा था। अंग्रेजों के राज में देख लो कितना बुरा हाल था हमारे भारतीय किसानों का। टैक्स पर टैक्स लगाया जाता था और बेचारे जमीन को बोना छोड़ दिया था, जिससे समाज में आर्थिक खाई बढ़ती गई। अमीर का भेदभाव बढ़ने से जनता में चेतना जागरूकता आई, जिससे वे विद्रोह के लिए तैयार हुई। स्वतंत्रता के बाद देश की आर्थिक स्थिति में थोड़ा सुधार होना शुरू हुआ।
विकास के लिए पंचवर्षीय योजना बनाई जाने लगी। परिणामतः आर्थिक संघर्षों के कारण बदले हिंदी साहित्य ने इन सब का यथार्थ चित्रण अपने साहित्य में किया है। अब हम चर्चा करेंगे प्यारे बच्चों धार्मिक परिस्थितियां। इससे पूर्व हमने देखा कि किस प्रकार अंग्रेजों ने भारत का खूब शोषण किया। भारत जो सोने की चिड़िया कहा जाता था, सारा सोना अंग्रेज ले गए। लेकिन कोई बात नहीं, अब भारत प्रगति कर रहा है, उन्नति कर रहा है और विश्व में अपना नाम सर्वोपरि कर रहा है। तो हमने अब तक पढ़ा राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक परिस्थितियां पढ़ेंगे। अब हम देखेंगे कि इस युग की धार्मिक परिस्थितियां किस प्रकार की थीं। तो आओ बच्चों देखते हैं धार्मिक परिस्थितियां। सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों के बदलने से युग के धार्मिक दृष्टि में भी तेजी से बदलाव आया। धर्म के नाम पर रूढ़िवादिता और पाखंड के स्थान पर वैज्ञानिक स्वरूप और मानवतावादी दृष्टिकोण का विकास हुआ। भक्ति देशभक्ति के रूप में सामने आई। भक्ति देशभक्ति के रूप में सामने आई और गुलामी पाप मानी जाने लगी। हिंदी साहित्य पर इस चिंतन की छाप स्पष्ट दिखाई देती है। इस दिशा में समाज सुधारकों, धर्म प्रचारकों ने उल्लेखनीय कार्य किया। फलतः परंपरावादी और सुधारक दोनों ही अतीत के गौरव के जागृत करने में सफल हुए। और इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रत्येक परिस्थितियों में कोई ना कोई आधुनिक काल में सुधार हुआ और अंग्रेजों का विरोध हुआ। तो प्यारे बच्चों, ये थी इस युग की राजनीतिक के बाद धार्मिक परिस्थितियां। इससे भारत के जनमानस में आत्म गौरव जागृत हुआ। उनमें अंग्रेजों का सामना करने तथा स्वतंत्रता की मांग करने का आत्म विश्वास बढ़ा। भारतीय तथा पाश्चात्य धारणाओं के मिलने से मानवतावाद की प्रतिष्ठा हुई। हिंदी के द्विवेदी एवं छायावादी युग इसी रूप को अभिव्यक्ति मिली है। स्वतंत्रता के बाद भारत में धर्म के व्यापक उदार रूप को बढ़ावा मिला। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना हुई। सभी धर्मों ने सच्चाई को स्वीकारने के दृष्टिकोण को प्रोत्साहन दिया। अब हम अगली परिस्थितियां करेंगे और वह परिस्थिति है साहित्यिक परिस्थितियां। युगीन परिस्थितियों के बदल जाने से आधुनिक हिंदी साहित्य में भी क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। इस काल का साहित्य दरबारों से निकलकर आम जनता के दुख दर्द को पहचानने लगा। इसमें व्यापक उदारता और विविधता आई। चेतना का आरंभ 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से तेज होता है। साहित्य के विषय और भाषा शैली दोनों में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। साहित्यकारों ने भारत के अतीत को सामने रखकर भारतीयों को अपने गौरव का अनुभव कराया और देश में
उभरती हुई राष्ट्रीय चेतना को ठोस भूमि प्रदान की। आधुनिक काल का अधिकतर साहित्य अपने को पहचानने तथा पाश्चात्य बंधनों से छुटकारा पाने का इतिहास है। हिंदी में खड़ी बोली गद्य का विकास इसी युग की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना है। आधुनिक युग में खड़ी बोली के माध्यम से पहली बार हिंदी का राष्ट्रीय स्वरूप पहचाना गया। हिंदी नई चेतना को वहन करने में सक्षम हुई और इसका संबंध राष्ट्रीय भावना के साथ जुड़ा। इसी भावना को देश की प्रायः सभी भाषाओं ने भारतीय अतीत के गौरवगान के माध्यम से प्रस्तुत किया। हिंदी में भारतेंदु युग का साहित्य आधुनिक काल का प्रवेश द्वार है। इस काल के साहित्य में प्राचीन के प्रति मोह और नवीन के प्रति स्वीकार का भाव है। द्विवेदी युग में मानवतावाद का स्वर बहुत प्रबल है। बुद्धिवाद ने रूढ़ियों का खंडन करके नवीन मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठा की। भाषा के क्षेत्र में अनेक सुधार हुए। छायावादी युग में सूक्ष्म सौंदर्य दृष्टि तथा प्राकृत प्रेम के साथ साथ खड़ी बोली का परिष्कार हुआ। प्रगतिवादी साहित्य में निम्न वर्ग के चित्रण को महत्व मिला। कला को कला के लिए मानकर चलने वाले प्रयोगवाद के मूल में भी प्रगतिवादी की भांति ही राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक असंतोष रहा। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि आधुनिक युग की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं साहित्यिक परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण हिंदी साहित्य में भाव और भाषा शैली की दृष्टि से भी भारी परिवर्तन हुआ। हिंदी में गद्य की विभिन्न विधाओं के अंतर्गत बच्चों कहानी, निबंध, एकांकी, संस्मरण, रिपोर्तार्च, ललित निबंध, इन सभी विधाओं का विकास युग की बदली हुई परिस्थितियों का ही परिणाम कहा जाता है। अतः भारतीय एवं पाश्चात्य विचारधाराओं ने हिंदी साहित्य के आधुनिक युग को बहुत दूर तक प्रभावित किया। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार हमने क्रमवार आधुनिक काल की सभी परिस्थितियों का अध्ययन किया और हमने ये देखा कि राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और साहित्यिक दृष्टि से आधुनिक युग अपने आप में अनोखा है, क्योंकि ये पुरानी परिपाटी से हटकर नई परिपाटी को अपनाया, चाहे वो साहित्यिक दृष्टि से हो, चाहे वो राजनीतिक दृष्टि से हो। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार हमने हिंदी साहित्य की आधुनिक काल के विभिन्न परिस्थितियों को पढ़ा और समझा। मुझे उम्मीद है आप सभी को ये सारी परिस्थितियां अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं और फिर नए पाठ के साथ आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। हार्दिक धन्यवाद।